नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बाजार में अब सुस्ती देखने को मिल रही है और एक समय तो गिरावट काफ़ी गहराती हुई दिखाई दे रही थी। 24,142 ये आज निफ्टी ने लो बनाया है। हालांकि वहाँ से रिकवरी है और 24,286 का लेवल देखने को मिल रहा है। 147 अंक नीचे अभी भी निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बियर्स की गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। 1883 शेयर ऐसे हैं जो कि एनएससी पर गिर के कामकाज कर रहे हैं और महज 685 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि हम मजबूती देख रहे हैं, जिनमें कि हम बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बड़ा सवाल ये कि बजट के पहले क्या बाजार में गिरावट और गहराएगी और या फिर ये गिरावट एक खरीदारी का मौका है। बहुत सारी आशंकाएं बैंकों के नतीजों को लेकर के सामने आने लगी है। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है और ख़ासतौर से पीएसयू बैंक्स जो है वो बुरी तरह टूटे हुए हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर भी होंगे बजिंग स्टॉक्स में। आज दो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या आप मुनाफा लेके निकल गए हैं या बने हुए हैं तो क्या करना चाहिए, क्या अभी खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, ये जानेंगे वहाँ के आईपीओ में। और आखिरी में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। हमारे साथ आज के खास मेहमान शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। आज की गिरावट को एक हेल्दी करेक्शन कहेंगे या फिर बड़ी गिरावट की आशंका, कैसे पढ़ रहे हैं सर आप आज की गिरावट को? देखिए, पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ है कि हमने देखा है कि जब कभी एफआईआई का इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग करीब 88 टू 92% तक पहुंचता है, एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और अभी भी कल का डेटा अगर देखें तो पिछले 3-4 दिन से लॉन्ग का पोजीशन करीब 83-84% के आसपास बना हुआ है। कल करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईआई ने लॉन्ग किए थे। कैश में भी 300 करोड़ की बाइंग की थी, 1400 करोड़ की बाइंग डीआईआई ने की थी और कैश की इंटरमीडिएट बाइंग हमें एफआईआई के द्वारा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप देखें, कल 22% शॉर्ट कॉल बिल्डअप हमें देखने को मिला एफआईआई की तरफ से। ये कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा है, तो इसीलिए आप देखें बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ड्रैग किया है निफ्टी को नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 52,600 के स्पॉट लेवल पर और उन स्ट्राइक्स पर कॉल राइटर्स का जमावड़ा है और कॉल राइटिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई दी बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है ये गिरावट कहीं ना कहीं 51,750 पहला लेवल है जहां 20 डे में प्लेस्ड है, वहां तक जाती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आप मान लीजिए कि करीब करीब 1% तक की 1-1.25% तक की गिरावट शायद यहाँ से अभी और आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली निफ्टी में देखें, कहीं ना कहीं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि वही 150, 200 के आसपास कहीं ना कहीं पुट राइटर का बेस था। आप आज देखिए वही एग्जैक्टली लो बनता हुआ दिखाई दिया। 24,150 स्पॉट का लेवल का लो बना हुआ है। तो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 24,500, 24,400 के आसपास कॉल राइटर का बेस बना हुआ है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिल्कुल लाजमी है। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग तभी थोड़ी सी सीरियस मानी जाएगी जब 51,770, 51,750 का लेवल बैंक निफ्टी पर टूटता हुआ दिखाई देगा। तब शायद 51,200, 300 की तरफ बैंक निफ्टी टूटेगा और बैंक निफ्टी ही ड्रैग करेगा निफ्टी को। जैसा आपने जिक्र किया, बैंक्स के कहीं ना कहीं रिजल्ट्स को लेकर के बाजार में दबाव है, ऑलरेडी काफी चल चुके हैं बैंक्स। तो ऑब्वियसली मार्केट पार्टिसिपेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का एक बार जरूर व्यू रख सकते हैं। तो मैं निवेशकों को यही कहना चाहता हूं, बॉटम अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग रखें, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहां बने रहें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखें। इंडेक्स में चूंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी होते हैं, तो इंडेक्स में एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है आपको देखने को मिले। चलिए, तो ये रणनीति आपके लिए सजेस्ट यहाँ पर की जाती हुई। और इस बीच बड़ी संख्या में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे पास दर्शकों के सवाल आ गए हैं। अवनीश चौधरी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं, हेलो मनी नाइन, विपुल सर को हर हर महादेव। आपको भी हर हर महादेव। कह रहे हैं, मेरे पास इरेडा जो है वो एवरेज प्राइस 123 के भाव पर ले रखे हैं। 1867 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं 12 जुलाई को रिजल्ट आएगा इसका, बजट भी आना है, तो इसके किस टारगेट तक वेट करना सही रहेगा और स्टॉप लॉस मुझे क्या लगाना चाहिए। 123 पे ले रखे हैं तो अच्छे प्रॉफिट में ये यहाँ पर बने हुए हैं और अभी का जो भाव है वो 242 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 0.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी? 254 इसका 52 वीक हाई है, अच्छे खासे मुनाफे में है। क्या एक बार रिजल्ट और बजट को ध्यान में रखते हुए एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनकी खरीद से। 123 पे लिया हुआ है इन्होंने। जी देखिए, आइडियली तो प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बिल्कुल स्टॉक में ऑब्वियसली ब्रॉडर मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है।
मुझे नहीं लगता कि एक डिसेंट मूव लेने के बाद आपको इसके अंदर अभी बने रहना चाहिए। पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, बन चुका है। इसके बावजूद भी अगर आप होल्ड करना चाहें तो आप 228 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आती है, बैंक निफ्टी में आती है, जो कि लाजमी है, आ भी सकती है, एक हेल्दी करेक्शन भी आएगा। एक वन साइडेड मूव हमें देखने को मिला है 4 जुलाई के बाद से। तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी 228 का आ जाए, तो आप अभी भी खरीद सकते हैं, अभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या 228 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। चलिए, तो ये राय आपके लिए होती हुई। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें तो 228 का स्टॉप लॉस, और चाहें तो एक बार के लिए मुनाफा वसूल लें, कुछ पैसे आपके डबल हो चुके हैं लगभग। चलिए, इस बीच हमारे साथ नैन्सी जी ने सवाल भेजा हुआ है, कह रही हैं कि हेलो सर, कैन वी ऐड हुडको एंड एनबीसीसी फॉर बजट रैली। बजट रैली तो मैम, अब बजट बिल्कुल सर पे आ चुका है, 10-12 दिन की, 7-8-10 दिन की बात है, 12-13 दिन की। और अब ऐसे में अब बजट रैली के लिए खरीदारी करना क्या सही रणनीति होगी, ये हम पूछते हैं शरद जी से। शरद जी, एनबीसीसी और हुडको इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि क्या बजट तक के लिए ले सकते हैं, क्या इतने शॉर्ट पीरियड के लिए अभी कोई दांव लगाना ठीक रहेगा? आपकी सलाह क्या रहेगी नैन्सी जी के लिए? आज दोनों ही शेयरों में हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव है, आधे % नीचे हुडको, और वहीं अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो इसमें भी 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। जी देखिए, जहां तक सवाल हुडको का है, मुझे लगता है कि नई खरीद नहीं करनी चाहिए। एक बात, बेस बना है कहीं ना कहीं 284 300 रुपए के, 284 290 के आसपास, जहां पर इसका 10 और 20 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। 3 वीक के कंसोलिडेशन बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट वीक। तो वही जोन 285 से 90 रखिए, कभी आपको गिरावट मिले तो जरूर खरीदिए। पोजिशनली आप अगर सितंबर क्वार्टर में होल्ड करेंगे तो 350 तक के लेवल, 350 360 तक के लेवल आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। एनबीसीसी में मैं आपसे कहूंगा, जरूर इसमें आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, ये बड़े टारगेट के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। अगर आप देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और रियल एस्टेट में कंपनी व्यापार करती है, और अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ऑल टाइम हाई रेवेन्यू क्लॉक किया है कंपनी ने इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, 18% कंसोलिडेटेड लेवल पर इंक्रीज किया है। अगर आप देखिए, बेहतरीन करीब 250% रिकॉर्ड न्यू बिजनेस प्रोक्योरमेंट कंपनी का है। और अदरवाइज भी देखें तो कंपनी इस साल भी करीब 13,000 करोड़ के लगभग का टॉप लाइन को टारगेट कर रही है, 5.5 से 6% का एबिटा मार्जिन क्लॉक टारगेट कर रही है कंपनी। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के पास मालदीव और मॉरिशस में। तो देखिए साहब, बने रहिए, एनबीसीसी को बिल्कुल आप बाय ऑन डिप्स खरीद सकते हैं। लेवल रख लीजिए 173 से 190 अभी है, तो 173 के आसपास कहीं आपको मिले बिल्कुल खरीदिए। स्टॉप लॉस 150 का रखिएगा, आपको 210 और 280 तक के टारगेट आपको दिसंबर तक देखने को मिलेंगे। शॉपीनेस रह सकती है, इन्वेस्टर रहिए, आपको 290 के लेवल भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये राय निकल के आती हुई। इस बीच रिया शर्मा जी कह रही हैं कि सर, जीआरएससी के 20 शेयर लिए हुए हैं 2470 रुपये के भाव पर, डाउन पर क्या ऐड करना चाहिए प्लीज़? 3 दिन से मेरा सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। बिल्कुल बताते हैं मैम, लेकिन पहली बात तो ये कि आप कह रही हैं कि जो है डाउन पर ऐड करना चाहिए। इतनी शानदार रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आने पे आप क्या ऐड करेंगे? आपने थोड़ा सा ऊपर ज़रूर लिया है, अब तो खैर आपकी खरीद से 9 रुपये ऊपर अभी भी है, लेकिन कल और आज में यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज 2.3% नीचे कामकाज करता हुआ 2480 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लेकिन क्या शानदार रैली देखने को मिली है जीआरएससी के अंदर। सर, इतनी अच्छी रैली के बाद इतनी ऊपर के भाव पर खरीदना कितना सही निर्णय आप मानते हैं? और दूसरा, अगर ये ऐड करना चाह रही हैं तो क्या ऐड करना चाहिए, या आपको लगता है काफ़ी रैली आ चुकी है, करेक्शन थोड़ा बड़ा हो सकता है? विपुल जी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया, 2-3 बार मैंने जीआरएससी, कोशिश गार्डन की। रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स जी लिमिटेड। तो यहाँ पर जी सर जी काफ़ी शानदार रैली रही है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर, जीआरएससी के अंदर। जी पिछले 1 जी महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया शेयर। ये 2 दिन के अंदर करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस शेयरों में अब थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। तो देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है, बेस काफी नीचे है। देखिए, बेस इसका आता है करीब 1800 से 2000 के आसपास, 2478 का भाव है। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास है तो आप तुरंत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको कहीं नीचे मिल जाए, रैली इंटैक्ट है, देखिए लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं मुझे पोजिशनली स्टॉक करीब 3600 रुपए की तरफ जाता दिख रहा है, बट उसके लिए आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए, कहीं आपको गिरावट में 2100 या कहीं ना कहीं 1900 के आसपास मिले बिल्कुल खरीदिए। 1600 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। साल भर का समय दीजिए, आपको 3600 के भाव भी देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच अब हमारे साथ नेहा जी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी को नमस्कार। नेहा जी नमस्ते। नेहा जी सुन पा रही हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है उनसे।
उनका प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, ताकि नेहा जी का प्रश्न जो है वो हम शेयर कर सकें और उस पर राय दिला सकें। 7 शेयर इन्होंने मझगांव डॉक पे ले रखे हैं। डिफेंस में कल से जो गिरावट आई है सर, लगातार सवालों की झड़ी लगी हुई है डिफेंस और रेलवे को लेकर के। मझगांव डॉक के शेयर इन्होंने 7 शेयर लिए हुए हैं, 3104 का भाव इन्होंने ख़रीदा हुआ है। और अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 5356 का है। अच्छे खासे मुनाफे पे हैं, और शायद ये घबरा इसलिए गई क्योंकि 2 दिन के अंदर जो करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 3100 पे ले रखा है, या फिर आपको लगता है अभी होल्ड करना चाहिए? 5346, 5347 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। देखिए विपुल जी, मैं जब कभी भी आप मुझे मौका देते हैं, मैं हमेशा लोगों को एक ही बात बोलता हूं। देखिए साहब, ये आप कहीं ना कहीं डिफेंस में, एरोस्पेस में आप ट्रेडिंग की नजरिए से मत आइए। आप अगर आप मझगांव को देखेंगे तो अगले 3 से 4 साल में 2500 से 3000 करोड़ का केपिक्स प्लानिंग है, डिसेंट लैंड एक्विजिशन है, करीब 38,000 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर बुक है। तो देखिए इस तरह की कंपनी में कहीं ना कहीं जबरदस्त आने वाले समय में वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है, आप देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी रहते हैं इंडेक्स में, 88%, 92% के आसपास एफआई प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं 18,000 के लेवल पर, 20,000 के लेवल पर, ये लेवल हम ये देख चुके हैं। इसमें बहुत ही लाजमी है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है मार्केट का, बट इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट ट्रेंड देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हायर हाइज हायर लो बनते हैं, मींस प्रॉफिट बुकिंग रहती है। आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आएंगे तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, बड़े रिटर्न नहीं बना पाएंगे। तो मझगांव में भी देखिए, अगर आप लास्ट वीक भी लेवल देखिए, करीब 4200 रुपए के आसपास का बेस बना हुआ है। अगर कोई गिरावट मिले आपको 4200 रुपए के आसपास, 4200 या 4700, अभी 5300 का भाव है, बिल्कुल खरीदेगा सर। थोड़ा और खरीदेगा 3900 रुपए के आसपास। पोजिशनली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 से 3 साल का समय देंगे तो शायद ये स्टॉक आपको 7-7,500 के लेवल पे भी देखने को मिल जाए। जी, तो ये आपके लिए राय है कि इस तरह के शेयरों में जहां पर आप काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, करेक्शन हो सकता है देखने को मिले। आपका नज़रिया अगर लंबी अवधि का है तो अच्छे फंडामेंटल्स वाले डिफेंसिव स्टॉक्स में आप बिल्कुल डिफेंस वाले शेयरों में बने रह सकते हैं, और जब गिरावट आए तो उसमें आप और ज़्यादा खरीदारी करके चल सकते हैं। ये राय आपके लिए निकल के आती हुई। नेहा जी हमारे साथ अब फिर से जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपको उत्तर मिल गया? जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका। और कितने समय का नज़रिया है आपका? सर मैं 3-4 महीने होल्ड कर सकती हूँ, 6 मंथ अगर प्रॉफिट है तो और भी ज्यादा कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो थोड़ा अगर आप होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए तो आपको यहाँ पर अच्छे पैसे बनेंगे, और नीचे अगर शेयर जाता है तो आप और ऐड कर सकती हैं। ये आपके लिए सलाह निकल करके आई है, ठीक है। और इस बीच दीपेश बिंदल जी का सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी हमको 100 रुपये जो है मनी 9 को भेजे हैं, और इनका सवाल रतन पावर के ऊपर है। रतन पावर में पिछले कुछ दिनों में एकदम से सवालों की झड़ी लग गई है। हालांकि हमने हाल फिलहाल में डिस्कस इसको नहीं किया, लेकिन रतन इंडिया पावर के अंदर लोगों का हम देख रहे हैं सवाल काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं। 16 रुपये 80 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 18 रुपये 50 पैसे के भाव से ख़रीदा हुआ है। पावर के नाम पर बहुत सारे शेयर चले सर, कुछ में दम था, कुछ में नहीं था, सिर्फ पावर नाम की वजह से चले। इस शेयर में भी काफ़ी शानदार रैली रही, और अब ये शेयर ऊपरी स्तरों से नीचे करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 6 महीने में 47% का रिटर्न देने के बाद अब ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? 2 रुपये के नुकसान पे है दीपेश। देखिए, अगर कंपनी को देखिए ऑपरेशनली ठीक ठाक है, मतलब इबिटा देखिए 1000 करोड़ के आसपास 2015 से अभी फाइनेंशियल ईयर में अभी तक देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर डिसेंट ग्रोथ उतना देखने को नहीं मिली है। बेसिकली अगर आप देखिए जिस तरह से पावर कंपनीज में एक ट्रैक्शन देखने को मिला है, उस तरह का फाइनेंशियल ट्रैक्शन इस कंपनी के अंदर देखने को उस तरह से नहीं मिला। बट आप स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो एक डिसेंट कहीं ना कहीं ट्रैक्शन ऑलरेडी इसके अंदर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि 16 रुपये 80 पैसे का भाव है। पिछले 6-1 वीक से आप देखें लगातार सप्लाई बनी हुई है। 20 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है, 20 से 18 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है। देखिए अगर निफ्टी में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं गिर करके आपको 14 रुपए के लेवल तक देखने को मिलता है। लेकिन एक बेस बना हुआ है 15 रुपये 75 पैसे, जब तक वो नहीं टूटेगा, 15.75 नहीं टूटेगा और नीचे नहीं जाएगा तो 14 रुपए आपको नहीं मिलेगा। अगर ये कहीं ना कहीं आपको 17 साढ़े 17 के ऊपर सेटल होता हुआ दिखाई दे, आप दोबारा इसको खरीदिए। इसमें कुछ तो ऐसा है कि अभी भी चार्ट पर बहुत पॉजिटिव है। 23 रुपए के टारगेट है इसके, 16 रुपए 80 पैसे का भाव है।
तो देखिए 15 रुपए 50-60 पैसा मान लीजिए भाव का बेस, अगर थोड़ा भी ऊपर सेटल होता है 17.5 17 के ऊपर खरीद लीजिए, ये दोबारा आपको 23 रुपए तक लेकर के जाएगा। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनी रहनी चाहिए। 15.5 नीचे टूट जाए तो फिर आप देखिए कि कहाँ आपको 13.5 14 पे कहाँ सेटल होता है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई आपके लिए। इस बीच मोहम्मद शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, शरद सर शेयर बताते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी सलाह देते हैं मुझे। चलिए, तो शरीफ साहब का, मोहम्मद शरीफ साहब आपके बड़े प्रशंसक हैं सर, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। इसके अलावा जयपाल सिंह कह रहे हैं विपुल सर राम राम सर, आपका हर प्रोग्राम मैं देखता हूं, कभी कारणवश लाइव नहीं देख पाता हूं तो बाद में देखता हूं। शरद जी का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरद जी, ये आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपके बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ लाइव लगातार हमारे पास निकल करके आ रही हैं और जो आपका एनालिसिस है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं लोग। अब हमारे साथ विपिन जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। विपिन जी को नमस्कार। विपिन जी नमस्कार। विपुल विनय बोल रहा हूँ। अच्छा, विनय जी नमस्कार। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सुनने में चूक हो गई। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? विपुल जी गाजियाबाद से। गाजियाबाद से बोल रहे हैं, चलिए बहुत सी बात है सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका। पहली बात तो विपुल जी, मुझे बहुत ही पसंद आने लगा आपका शो, और अगर मैं लाइव नहीं देख पाता हूँ तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए ज़रूर सुनता हूँ। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये आप लोगों का प्यार ही है कि लगातार जो है महीना इनका परिवार जो है वो विस्तृत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही महीना इनके साथ बने रहिए। क्या सवाल है सर? रैमको सीमेंट 892.7 पे लिया है मैंने। अच्छा, 872.90। 872.9 पे, हाँ जी। अच्छा, और कितने शेयर है आपके पास? 400 विपुल जी। अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? विपुल जी 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने का नज़रिया आपका है। अभी थोड़ा सा नुकसान आपको हो रहा है। 872 873 पे आपने खरीदे हैं और वहाँ अब जो है 800 के नीचे आता हुआ ये शेयर आज 1.25% नीचे है। 796 797 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, रामको सीमेंट पे आपकी क्या राय होगी? 3 से 6 महीने का नज़रिया इनका है, क्या सीमेंट में ही बने रहना है तो रामको सीमेंट सही चॉइस होगी? जी देखिए, कंपनी आप देखिए, पहले तो ये समझिए कि दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि अक्रॉस द बोर्ड अगर आप सीमेंट कंपनी को देखें तो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं। तो उसी में अगर आप रैमको को देखें तो अच्छा केपेक्स का गाइडेंस है। फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 2000 करोड़ का गाइडेंस था। अगले साल 1700 करोड़ और केपेक्स कंपनी करना चाह रही है। नेट डेट कहीं ना कहीं, नेट डेट टू इबिटा देखिए तो 3.22 टाइम्स है, जो कहीं ना कहीं ज्यादा है। बाजार उसको थोड़ा पसंद नहीं करता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऑपरेशनली ठीक ठाक परफॉर्मेंस है कंपनी का। अगर आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं अलग अलग मार्केट्स में प्राइस में सॉफ्टनिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्जिन्स में कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है। तो अगर आप रैमको सीमेंट को देखें तो चार्ट्स पर अगर आप देखें तो क्या हुआ है, बेसिकली एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना है लगभग 902 रुपए के ब्रेकडाउन के बाद। तो वो लेवल बड़ा क्रुशियल है 902 रुपए का। अब वहां पर सप्लाई आ गई है स्टॉक के अंदर। तो देखिए वही आपके बाय के लेवल के आसपास है सर। बेस कहाँ है इसका? बेस करीब बनता है नीचे 750 760 के आसपास। अगर आप अदरवाइज भी सीमेंट सेक्टर में देखें तो अच्छा ट्रैक्शन ग्रासिम वगैरह में बना हुआ है, प्रिंस जॉनसन में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, और कई सारी कंपनीज में एक अच्छा, अगर आप जेके सीमेंट देखें अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है। रैमको थोड़ा सा, क्योंकि आप डेट टू इबिटा थोड़ा सा ज्यादा है, तो बाजार अभी क्या रहा है, इस बाजार में जिस तरह से फ्लैम्बॉयंट मार्केट है, लिक्विडिटी फ्लो है, बाजार इस तरह के स्टॉक्स को थोड़ा कम पसंद करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, अगर 750 760 के आसपास आ जाए तब आप एक कॉल लीजिए, आपको एग्जिट करना है नहीं करना है। और बड़ा ट्रैक्शन तभी आएगा जब ये 840 850 के जोन के ऊपर ट्रेड करेगा, स्पेशली 900 के ऊपर सेटल कर जाएगा। तो यहां पर आप जरूर एक बार देख सकते हैं। आप एक बार, मैं आपको एक राय दूंगा, अगर आप प्रिज्म जॉनसन में जाना चाहें तो प्रिज्म जॉनसन में एक बार देखिएगा। मुझे लगता है वो एक ऐसा स्टॉक है जहां पर जरूर आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं। अभी भाव करीब 171 का है। आप अगर ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं 155 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। आप दिसंबर तक होल्ड कीजिए, आपको 200 रुपए का भाव मिल जाएंगे। चलिए, 200 रुपए तक के भाव यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये आपके लिए प्रिंस जॉनसन पर राय निकल करके आती हुई। और इस बीच अगले दर्शक का हमारे साथ है जिन्होंने प्रश्न भेजा है, वो है उनका सवाल जो आया है, ज्ञानवी गानो के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर, कोचिन शिपयार्ड के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 545 के रेट पर 30 शेयर हैं, प्रॉफिट बुक करूं, होल्ड करूं या फिर और ऐड करूं?
सर ये डिफेंस पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। डिफेंस को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कल एक खबर भी आई थी, हमने ली थी, एचडीएफसी का एक डिफेंस फंड है और उसमें जो है हमने देखा कि अब वो उन्होंने भी नया निवेश लेने से मना कर दिया और उनका कहना ये है कि वैल्यूएशन अब काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए अब उस फंड में हम निवेश अभी नहीं ले रहे हैं। क्या वाकई में वैल्यूएशन इतनी महंगी हो गई है कि फ्रेश बाइंग से बचना चाहिए? अब कोचिन शिपयार्ड के शेयर इन्होंने काफ़ी सही भाव पर लिए हुए हैं, 545 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं। अब सोचिए कि 545 पे लेकर के अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, 2722 का भाव आ गया है, तो 3-4 गुना मुनाफा हो गया है। क्या अभी वेट और करना चाहिए? अभी ये और ऐड भी करना चाह रहे हैं, ऐड अगर करें तो किस भाव पर करें? देखिए, मैं आपको लगातार विपुल जी ये बोलूंगा कि मैं दर्शकों को बिल्कुल बोलना चाहता हूं। देखिए, ये समझिए सर, कोचिन शिपयार्ड को देखिए, हाईएस्ट टर्नओवर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अगर आप पीबीटी देखें, 150% का इंक्रीज। रियरली इस तरह का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अक्रॉस सेक्टर्स देखने को मिलता है। टर्नओवर 1000 करोड़ का शिप रिपेयर का क्रॉस हो गया है। कंपनी की नेटवर्थ 5000 करोड़ के आसपास। ये सारी चीजें स्टॉक प्राइस में देखिए डिस्काउंटेड है कहीं ना कहीं। और अगले साल का भी जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट मान के चल रहा है टॉप लाइन में 20 से 25% की इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, इस तरह का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और इस तरह का मैनेजमेंट कमेंट्री हमेशा स्टॉक को ऊपर फेंकता है। तो अगर आप कोचिन शिपयार्ड को देखें, मुझे अभी भी लगता है कि इसका ये उतना ओवरबॉट नहीं है। कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ अभी और जाने की कोशिश करेगा, कम से कम 3100 रुपए का भाव तो दिखाएगा। लेकिन अब अगर आप हैं तो देखिए, इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि आपको एक बार डिसीजन लेना पड़ेगा कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करनी है, क्योंकि आप लंबे नजरिए से नहीं आए हैं। आप ये नहीं मान के आ रहे हैं कि अगर कंपनी का कहीं ना कहीं 10 रुपए का x रुपए का ईपीएस है, तो आप ये मान के नहीं आ रहे हैं कि 5x 10x हो जाएगा तब मैं बेचूंगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, प्रॉफिट एक जगह जाके आपको बांधना पड़ेगा सर। तो यहाँ पर क्या है, भाव 2290 और से लेकर के 2400 रुपए तक के भाव पर एक बेस बना हुआ है। हो सकता है अभी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में आ जाए तो ये 2430 पे आ जाएगा, आपको बुरा लगेगा, इसलिए प्रॉफिट बांध लीजिए, थोड़ा प्रॉफिट छोड़ दीजिए सर। अगर कहीं गिर गिरा के वही आपको 2400 2300 2400 के भाव पे मिले, दोबारा खरीद लीजिए। उस स्थिति में आप 2000 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और ऐसे शेयर में स्टॉप लॉस मत ही रखिए जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जहां मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है डिस्पाइट बीइंग अ पीएसयू। बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस में कहूंगा, आप अगर 10 रुपए आपको एलोकेट करना है तो आप 3-3 रुपए करके एलोकेट कीजिए, स्टॉप लॉस मत लीजिए। 3-3 रुपए करके आप एलोकेट कीजिए और इसके बाद थोड़ा उसको साल 1.5 साल दीजिए, आप दोबारा एक अच्छा लेवल पाएंगे। मुझे लगता है ये शेयर लंबी अवधि में साल भर का टाइम देंगे 4000-4500 भी पहुंच सकता है। चलिए, तो ये रहा है आपके लिए निकल करके आती हुई। यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बांधते रहिए, कुछ छोड़ दीजिए, नीचे आता है दोबारा एंट्री करके कर सकते हैं, जो कि फंडामेंटल अच्छे शेयर आपके बने हुए हैं। अरशद जी से बातचीत करते हैं। अरशद जी को नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं अरशद जी आप? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरे पास BEL है, 170 शेयर है, 104 के खरीद से। 104 के भाव पर जी 2035 तक के लिए होल्ड करना चाह रहा हूँ सर। तो 2037 तक 35 2035 तक होल्ड करना चाह रहे हैं? जी सर। चलिए, बड़ा लंबा नजरिया आपने लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बेटी की स्टडी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ये अच्छी बात है कि चलिए बच्चों की पढ़ाई के लिए आप जो है ये पैसे लगा रहे हैं। 170 शेयर 104 के भाव पर लिए हुए हैं और 332 का भाव है, 3 गुने से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आपको मिल रहा है। काफ़ी शानदार मुनाफे में है सर ये, लेकिन इनका नज़रिया काफ़ी लंबा है। BEL क्या वो कंपनी है जिसमें कि आपको लग रहा है कि 2035 तक इनको बने रहना चाहिए, या डिफेंस के कुछ दूसरे शेयर आप सजेस्ट करेंगे जहां पर कि इनको लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए, और इन्होंने ये पैसे निवेश करना शुरू किया है? बिल्कुल, देखिए, मैं दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, डिफेंस में अगर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट होता है तो गवर्नमेंट एक्सचेकर को फायदा होता है। गवर्नमेंट, अगर आप जीडीपी को देखें तो उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट बोरोइंग करती है इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप देखें गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ता है, गवर्नमेंट पीएसयूज का एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट एक्सचेकर बढ़ता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो घटता है। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स।
अब अगर आप बीईएल को देखिए तो इसलिए आपको लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पीएसयू सेक्टर में और जो अच्छी कंपनीज हैं पीएसयू में और डिफेंस वगैरह में लंबी अवधि के लिए बने रही है। बीईएल को देखिए 600 से 700 करोड़ का पर साल का हर साल के एपेक्स बढ़ाने का कंपनी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट का गाइडलाइन था कि 7.5% का कहीं ना कहीं आपका मार्जिन होना चाहिए, उससे भी ज्यादा अच्छा मार्जिन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, बेहतरीन कॉस्ट सेविंग इनोवेशन है कंपनी के पास। कंपनी मान के चल रही है कि भाई 15% की दर से रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑर्डर इनफ्लो कंपनी को लगता है कि भाई करीब 25,000 करोड़ का तो ऑर्डर इनफ्लो होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो मिला जुला के देखें, बिल्कुल साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लंबी अवधि के लिए उसको होल्ड करें। मुझे याद पड़ता है कि आरईसी पीएफसी हम लोग विपुल जी 40-50 रुपए से डिस्कस कर रहे हैं, 400-500 रुपए के शेयर हो गए। तो ये क्या है, लंबी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो बाजार के चॉपीनेस से आप बच जाएंगे, बाजार की वोलेटिलिटी से बच जाएंगे, आपको बड़े प्रॉफिट्स दिखाई देंगे। ठीक, तो बिल्कुल जो है ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसके लिंक को जो है आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बड़ी संख्या में लोगों तक के कार्यक्रम पहुंच सके। और जो मिस इन्फॉर्मेशन तमाम टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही है, लोग उससे बचें और सुरक्षित निवेश करके अपना पोर्टफोलियो मजबूत बनाएं। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। विष्णु लोधी जी का प्रश्न आया है और विष्णु जी कह रहे हैं कि एनएचपीसी और आईआरएफसी पर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं। ये एक और सेक्टर सर, पावर को लेकर के भी लोगों के मन में काफ़ी सवाल आ रहे हैं और लगातार जब भी आप कार्यक्रम में आते हैं, आपने देखा होगा पहले इरिडा आया, फिर उसके बाद से अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे पावर सेक्टर की कंपनियां हैं। इसमें एनएचपीसी पर अभी नेक्स्ट टारगेट जानना चाह रहे हैं। एनएचपीसी सर थोड़ा सा थकाया इसने काफ़ी लंबे समय तक, अब दोबारा इसमें थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। 105-106 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज आधे % ऊपर है इस समय। अभी आपकी राय क्या होगी और क्या एनएचपीसी पे करंट लेवल पे भी बाइंग की जा सकती है? दूसरा इनका सवाल रेलवे की आईआरएफसी पर है। जी, आप देखें तो एनएचपीसी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बहुत अच्छा रहा है कंपनी का। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप देखें तो अदर इनकम में कहीं ना कहीं इंक्रीज हमें देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेशनली जिस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। करीब 11,000 का केपेक्स प्लानिंग है फाइनेंशियल 25 में, वो कहीं ना कहीं मार्जिन्स में परकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर देखें तो कहीं ना कहीं पंप स्टोरेज, इसके अलावा में कहीं ना कहीं कंपनी आने वाले समय में 20,000 मेगावाट का कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहिए। बहुत बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 10 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगर आप छोटे छोटे दायरे में देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा थक गया है स्टॉक, काफी चला है। आप देखें तो करीब 31 रुपए के भाव से चलना शुरू हुआ है और अभी भी एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर वीकली चार्ट पे बना हुआ है। तो देखिए अगर कोई है तो वो क्या करे, एक बेस बना है 98 रुपए के आसपास, तो 98 रुपए का बेस पकड़ लीजिए सर और बने रहिए। अभी पोजीशन मत काटिए क्योंकि चार्टिकली कहीं ना कहीं उतना कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोबारा 120 रुपए जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके आसपास जाएगा। तो 98 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको मुझे लगता है बने रहना चाहिए। जहां तक सवाल आईआरएफसी का है, बिल्कुल देखिए सर 200 रुपए का भाव है, बेस के ऊपर से उछला है। मुझे याद पड़ता है विपुल जी लास्ट टाइम भी किसी ने ये स्टॉक डिस्कस किया था लास्ट वीक या उससे पहले, करीब 170-180 रुपए के भाव पर भी देखिए 200 रुपए भाव पे पहुंच गया। अभी भी इसके अंदर ट्रैक्शन है सर, ये कहीं ना कहीं 240-250 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशनली देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 4.5 लाख करोड़ के तो एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक अगर आप नेटवर्थ देखें कंपनी की तो 50,000 करोड़ की तो कंपनी की नेटवर्थ आ गई है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है। तो अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% का है, जो कि पीएसयू कंपनीज के अंदर एक बेहतरीन है। इंटरेस्ट मार्जिन 1.38% पे खड़ा हुआ है। तो ऑपरेशनली कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, चार्ट में भी वही चीजें दिख रही है। मुझे लगता है 240 की तरफ जा रहा है, 180 के पास कहीं ना 170 के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए सर। 240 के भाव शायद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इस बीच अर्जुन जी के पास चलते हैं और अर्जुन जी का प्रश्न लेते हैं। अर्जुन जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार अर्जुन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ सर, पवई से। अच्छा, मुंबई से बात कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। अभी स्थिति सामान्य हो गई सर मुंबई की सड़कों की? बारिश वगैरह से राहत है? कुछ राहत हो गई है सर, राहत हो गई है, राहत हो गई है। चलिए आप लोग सुरक्षित रहें
जी जी, हम लोग तो खाली तस्वीरों में देख रहे हैं और वाकई में आप लोगों को झेलना पड़ा। वाकई में बहुत मुश्किल होता है। मुंबई में जब भी जाते हैं तो हम 2-3 बार हम भी फंसे हैं, तो वाकई में बहुत कष्टकारी होता है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? तो जी मेरा सवाल 3 स्टॉक में था। पहले तो मेरा SBI पे था। SBI स्टेट हाँ। बैंक ऑफ इंडिया, मैंने 30 शेयर लिए हैं 777 के भाव से। 30 शेयर हाँ 37 777 पे 777 के भाव से मैंने 30 शेयर लिए। आपकी आवाज़ कट रही है सर। 777 777 के भाव है ना? हाँ 30 शेयर अच्छा, लिए। मुझे ठीक है। उसका व्यू जानना है कि ये कैसे क्या कर सकते हैं। और दूसरा जो था मेरा, ये JMR एयरपोर्ट पे था, जो मैंने 150 शेयर लिए हैं विद द प्राइस ऑफ 69 रुपीज। 59 69 पे। अच्छा ठीक है, दोनों पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप दोनों पे ही प्रॉफिट में हैं। SBI पर 30 शेयर है, अपने क्षेत्र की अच्छी दिग्गज कंपनी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो पहली तिमाही के नतीजे हैं उनको लेकर के कुछ एक आशंकाएं जताई गई हैं। उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों पे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दीपन मेहता जी की तरफ से भी कहा गया कि दूसरी तिमाही में भी बहुत तेज रिकवरी की संभावना नहीं है। तो तमाम एनालिस्ट की तरफ से और कुछ एक रिपोर्ट्स जारी हुई हैं, उसकी वजह से आज PSU शेयरों में दबाव है। ये दबाव कितना गहरा सकता है, ये पूछते हैं शरद जी से। शरद जी, एक तो इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रखा है, अपने क्षेत्र की सबसे दिग्गज अग्रणी कंपनी PSU सेक्टर की। 1.5% आज नीचे है, 770 पे लिए हैं, 848 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। अभी SBI को लेकर के क्या नजरिया है सर आपका? देखिए, पिछले साल का जो परफॉर्मेंस रहा है जिस तरह का, अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट 61,000 करोड़ के आसपास का 21% का इंक्रीज YoY लेवल पर देखने को मिला था। Q4 का रिजल्ट भी आप देखें तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में 125% की सिक्वेंशियल इंक्रीज देखने को मिली थी। तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाती हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी वो डिस्काउंट हो गया है, रिजल्ट सारे डिस्काउंटेड है। अब किसी भी तरह की थोड़ा भी स्लगिशनेस रहेगी तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल सकती है। 866 से 883 रुपए में से 865 से 880 रुपए के पास सप्लाई जोन है और बड़ा सप्लाई जोन है। तो जब तक उस जोन को नहीं काटेगा, ऊपर की तरफ लेवल नहीं बढ़ेगा, तो गिरावट में कहां तक जाएगा? 780 रुपए के भाव भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक काम करिए सर, एग्जिट कर जाइए। देखिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको और भी जगह पे स्टॉक्स अच्छे देखने को मिलेंगे। या तो क्या होगा, नेसेसरी अगर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी भी हो गई तो कहीं ना कहीं आप अननेसेसरी ट्रैप हो सकते हैं। और अगर आप नहीं एग्जिट करना चाहते हो तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ, 835 रुपए का वो स्टॉप लॉस रखिए। वो पिछले 7 एक वीक का कंसोलिडेशन जोन है, उसको ब्रेक डाउन दे तो एक बार निकल जाइएगा। मैं फिर दर्शकों को कहना चाहता हूं, दर्शक इतना प्यार देते हैं विपुल जी आपको, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए सर, बॉटम अप अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग रखिए। जिन स्टॉक्स में अच्छे मार्जिन आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जहां मैनेजमेंट काफी बुलिश है और मार्केट पार्टिसिपेंट भी बुलिश हैं, वहां पर आपको मौके मिल रहे हैं, वहां पर जाइए। किसी स्टॉक स्पेसिफिक के लिए एफिनिटी अभी मत रखिए। ऑल टाइम हाई पर मार्केट्स हैं और ट्रेडर्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो 860 से 863 पर यहाँ पर आपको एक बार दिक्कत हो सकती है। GMR ऊपर विपुल जी मैं 35-40 रुपए के भाव से रिकमेंड कर रहा हूँ 120 रुपए के टारगेट के लिए। यहाँ पर मैं अभी भी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि जो आउटबाउंड ट्रेवल है इंडिया में वो करीब 11 से 12% CAGR के हिसाब से बढ़ रहा है। टोटल इनकम Q4 में देखें तो करीब 30% के रेट से बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अगर YoY देखें तो EBITDA ग्रोथ 160% है सर। तो बिल्कुल मुझे लगता है GMR इंफ्रा लंबी अवधि के लिए रखिए सर। 120 का टारगेट मुझे अभी भी लगता है इंटैक्ट है। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो जो पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन जोन है वो है 94 रुपए 94, उसका स्टॉप लॉस रख लीजिए। उसके नीचे जाए तो पोजीशन काट दीजिएगा। दोबारा आपको 88-90 के पास मिले लपक लीजिए। 120 का टारगेट आप दिसंबर क्वार्टर होल्ड कीजिए सर, आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। 120 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आता हुआ। इस बीच अलंकृता सक्सेना जी कह रही हैं कि हेलो विपुल सर एंड शरद सर। हेलो अलंकृता जी, कैसी हैं आप? कह रही हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1477 रुपए के भाव पर। कह रहे हैं क्या आप मुझे और ऐड करना चाहिए? 1 साल के लिए क्या टारगेट हो सकता है? प्लीज़ एडवाइस सर, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अलंकृता जी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन अभी 1426-1427 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। स्पेलिंग मैं जानना चाहूंगा जरा स्टॉक की एक बार। ACTION एक्शन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक्शन कंस्ट्रक्शन, ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग एक्शन कंस्ट्रक्शन के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1477 के भाव पर। अगले 1 साल के लिए टारगेट जानना चाह रही हैं
और अभी इनको 50 रुपये पर शेयर का नुकसान एक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानना चाह रही हैं कि क्या और भी ऐड करना चाहिए, और ऐड करें तो किस भाव पे ऐड करें? ठीक। तो देखिए, ऐड करने को अगर आप चाहें तो करीब 1240 रुपए के आसपास आपको ऐड करने को मिलेगा। गिरेगा शेयर ये अभी, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, घबराइएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए गिरा अगर आप हो लंबे समय के लिए हैं, साल डेढ़ साल का व्यू रख रहे हैं, तो अगर गिरावट हो तो 1230 से लेकर के करीब 1300 रुपए के आसपास आप इसको ऐड कर लीजिएगा। और स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, वो करीब स्टॉप लॉस करीब इसका आता है 1120-1100 रुपए के आसपास। बड़ा ट्रेड कब बनेगा? जब ये 1580 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तब यहाँ पर एक बार बड़ा ट्रैक्शन बनेगा। लंबी अवधि में कहीं ना कहीं 1850 तक के लेवल भी बनेंगे, बट एक सप्लाई जोन कहीं ना कहीं 1590 के पास बना हुआ है। मैं आपको इसमें एक सब्स्टिट्यूट और देना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस को देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा बेस बना हुआ है करीब 1340 रुपए के आसपास। मुझे लगता है नीचे 1180 1200 रुपए अच्छा बेस है। ये आपको अभी 1580 1600 का भाव दिखा देगा। साउथ की कंपनी है, साउथ में अच्छा प्रेजेंस है, बेंगलुरु और कोची वगैरह में बहुत अच्छा प्रेजेंस है, अच्छे मार्जिन है कंपनी के और अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। तो मुझे लगता है सर 1580 का भाव यहाँ आएगा, तो ब्रिगेड हो तो उसको भी एक बार कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक। इस बीच आरके फोर्जिंग पर एक सवाल आया, अब जरा फटाफट कुछ एक दो सवाल ले लेते हैं ताकि हम उसके बाद से फिर अगले सेगमेंट की ओर रुख करें। और ये सवाल आया हुआ है आरके फोर्जिंग के ऊपर रेणु जी की तरफ से, और रेणु सिंघल जी कह रही है मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। आरके फोर्जिंग मेरे 985 रुपये पे ख़रीदा हुआ है, अभी बताएं क्या करना चाहिए, क्या और ऐड करें? तो अभी क्या और ऐड करने की स्थिति बन रही है? रामकृष्णा फोर्जिंग 906 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 985 का भाव पे, तो अभी 70-80 रुपये पर शेयर के नुकसान पे हैं ये। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आपके पास आरके फोर्जिंग्स है तो मुझे लगता है बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको इसको होल्ड करना चाहिए। एक गिरावट है इसके अंदर, और पहले भी मैंने इस स्टॉक का जिक्र किया है बाय ऑन डिप्स के रूप में। मुझे लगता है कि एक बेस अच्छा इसके अंदर बना हुआ है, 800 रुपए का के आसपास का एक डिसेंट बेस है। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको 1200 रुपए तक के भाव इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये क्यों रीजन है? क्योंकि जेएमटी ऑटो जो इसका एक सब्सिडरी है, उसमें बेसिकली एमलगमेशन हुआ है एमएपीएल और एमएमपीएल का, इसकी दो कंपनीज का। इसने अपनी कैपेसिटी करीब 12,000 मेट्रिक टन पर एनम से 33,000 मेट्रिक टन पर एनम के आसपास बढ़ाई है। नेट डेट टू इबिटा 0.7 है, जो लोएस्ट है। तो रेलवे के सेगमेंट पे भी ये काम करना चाह रहे हैं, और रेलवे में देखिए आज की जो भी रेलवे में काम करना चाह रहा है विपुल जी, आप देखिए उसका क्या हाल है। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए लेकिन थोड़ा जाइएगा, तो हो सकता है आपको 1200 से 1250 तक के भाव भी देखने को मिले। चलिए, तो ये लंबी अवधि के नज़रिया रखने की सलाह आपके लिए यहाँ पर रेणु जी। और अब जरा बातचीत कर लेते हैं हमारी अगली दर्शक से, और प्रियंका साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी को नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं प्रियंका जी आप? जी कहाँ से बोल रही हैं? हम ठीक है, कटक ओडिशा से। कटक ओडिशा से बोल रही हैं, चलिए बड़ी अच्छी जगह से बोल रही हैं मैम आप। और आपकी ही नाम की हमारे यहाँ भी आपका जी, आपके नाम की हमारे हाँ, यहाँ मैं आपका शो दिल्ली देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपका रिकमेंडेशंस और सब बहुत अच्छे हैं, और जो अरुण सर रवि सर आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका एडवाइस। तो सर मेरा एक सवाल है एनएमडीसी के ऊपर। हाँ। तो सर एनएमडीसी मैंने 30 शेयर लिए हैं 246 रुपीज में, लेकिन एनएमडीसी मतलब रिकमेंड किए थे सर, रवि सर ने एक बार रिकमेंड किए थे, लेकिन अभी मतलब कुछ वैसे तेजी नहीं दिख रहा है, रैली कुछ नहीं है। आपका नजरिया क्या है वैसे, कितने समय तक का है? सर 3 मंथ्स। 3 महीने का। चलिए, नज़रिया ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इसलिए आपको एक स्टॉप लॉस अवश्य लगाना चाहिए। और दूसरा प्रियंका जी, हमारे यहाँ भी एक प्रियंका जी हैं जो शाम को 4 बजे आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड का शो लेकर आती हैं। आप प्रियंका साहू जी हैं, वो प्रियंका संभव जी हैं। तो जी जी जी, और जरा पूछते हैं आपके प्रश्न का उत्तर लेते हैं शरद जी से। शरद जी, 246 पे लिया हुआ है, 243 का भाव है, 2-3 रुपये नीचे आ गया है इनकी खरीद से। आज में 8 रुपये टूटा है, 3-3.25% नीचे है। 2-3 महीने का नज़रिया है, कोई स्टॉप लॉस देंगे सर इनको? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर समझना चाहिए, मैं ये मौका लेके बोलना चाहूंगा, जो स्टॉक्स ऑलरेडी चल गए हैं, देखिए लंबी अवधि में बहुत अच्छा स्टॉक है। केपेक्स टारगेट इस साल 2000 से 2,500 करोड़ का केपेक्स प्लानिंग है, और कहीं ना कहीं मार्जिन में आपको ट्रांजैक्ट होता हुआ दिखेगा। बट अगर आप चार्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं 10 और 20 वीक के नीचे खिसकता हुआ स्टॉक, 10 और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे खिसकता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है।
एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 250 256 के आसपास बन गया है। गिरावट होती है तो हो सकता है आपको 210 215 रुपए के आसपास भी मिल जाए एक बार। अभी 243 का भाव है। और अब कहीं आपको नीचे मिले तो बिल्कुल ऐड कीजिएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबी अवधि का समय समय देंगे, 1.5 से 2 साल का समय देंगे, तो आपको 300 रुपए के भाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 200 से 212 तक आपको कहीं ना कहीं देखिए ये गिर सकता है। तो उस स्थिति में क्या है कि आपको ऐड करना पड़ेगा, या अगर आप एग्जिट करना चाहें तो अभी पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक। सर, बजिंग स्टॉक्स का रुख करने के पहले मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब आज हमने डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत की है। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो है, जो आपका नज़रिया था कि अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नज़रिया है तो आप बने रह सकते हैं, क्या ये बातें जो है वो, क्योंकि हमने कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक पे बात की, बीईएल पे भी बात हुई, बीडीएल पे या फिर बाकी जो डिफेंस शेयर हैं उनमें भी क्या यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या प्लानिंग चलिए, क्योंकि सवालों की झड़ी लगी हुई है डिफेंस को लेकर के सर। जी, देखिए मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, एक चीज होती है मार्केट नॉइज। तो मार्केट नॉइज क्या होती है? मार्केट नॉइज होती है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स क्या होता है, डे इन डे आउट ट्रेड करते हैं और स्टॉक कहीं ना कहीं एक सही एक एक्चुअल वैल्यूएशन को फॉलो करता है, कि स्टॉक प्राइस का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और आने वाले समय में जो मार्जिन प्रोजेक्शंस हैं, जो कंपनी की ईपीएस प्रोजेक्शंस हैं, उसको लंबी अवधि में फॉलो करता है। तो आप अगर छोटी अवधि में जाएंगे तो आप उस नॉइज में फंस जाएंगे, तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा, आप स्टॉप आउट हो जाएंगे, आपको खराब महसूस होगा कि एक अच्छे स्टॉक में भी आप स्टॉप आउट हो गए। तो सेक्टोरली अगर आप देखें, जिस तरह से देखिए ऑटो में हमें एक ट्रैक्शन देखने को मिला था, जिस तरह से आप देखें तो बैंकिंग में हमें, मिड एंड स्मॉल कैप बैंकिंग में हमें एक बार बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला था पिछले 2 1 3 साल में। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं पिछले कुछ एक साल में डिफेंस में भी एक हमें बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिला है, ऑर्डर ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप लोग अगर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, या तो बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रेडर बन के रहिए, क्योंकि आपको पैसा मिला, आप एग्जिट हो गए सर। अगर आप सोचेंगे कि मैं बना रहूं तो वो नहीं चलेगा, आपको बाजार ट्रैक करना पड़ेगा। अगर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग है सर, तो आप अननेसरी प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर अक्रॉस द बोर्ड प्रॉफिट बुकिंग होगी, अक्रॉस द बोर्ड नॉइज होगी स्टॉक में, चाहे वो कितनी भी अच्छे फंडामेंटली हो। तो बॉटम लाइन क्या कहती है, या तो पक्के ट्रेडर बनिए कि आप किसी जगह पे खरीद रहे हैं, किसी जगह पे बेच रहे हैं, पैसा लेके बाहर हो जाते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। अगर आप चाहें कि मैं एक नीचे लेवल पे खरीदूं और ऊपर लेवल पे बेचूं, नहीं बाजार गिर रहा है लेकिन फिर भी मैं बेच नहीं रहा हूं, वो अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। ट्रेडिंग में आपको एग्जिट करना पड़ेगा सर। तो एंट्री और एग्जिट आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिल जाता है, और बड़े व्यू आपको फंडामेंटल एनालिसिस से मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको समझना पड़ेगा कि आपका व्यू क्या है। तो जितने भी स्टॉक विपुल जी डिस्कस हुए और अदरवाइज भी मैं बता रहा हूँ, अगर निफ्टी में 88% 90 92% के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है एफआई के लॉन्ग से, तो वो आएगी सर। आप उसमें नॉइज रहेगी, आप एग्जिट हो जाएंगे। तो या तो ट्रेडर बन जाइए, इन्वेस्टर बन जाइए। चलिए, तो निवेशक बन जाइए या ट्रेडर बन जाइए, लेकिन कंफ्यूजन में मत रहिए कि आज खरीद लें कल खरीद लें, बजट तक में हमारे कितने पैसे बन जाएंगे। या तो फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, और उसके बाद अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो फिर एग्जिट कर लीजिए। लेकिन बड़े नुकसान में जो है आप ना फंसे, यही सलाह आपके लिए फ़िलहाल निकल करके आती हुई। और अब रुक कर लेते हैं, कुछ एक और महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि पायल दास जी कह रही है आरबीएनएल में क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। पायल जी, इसका जवाब आपको हम देते हैं बजिंग स्टॉक्स में।